गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एवरीवन। आप सभी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं उड़ान एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और हम लोग साइंस एंड टेक के अंतर्गत एनवायरनमेंट पर डिस्कशन कर रहे थे। और आज का हमारा जो चैप्टर यानी टॉपिक होगा वो रहेगा सबसे पहले हॉटस्पॉट्स, यानी जितने भी है ना वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फिर जो भी है ना हॉप स्पॉट्स आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट यानी जैव विविधता प्रवणता वगैरह क्या होती है, इन सभी के विषय में हमारी चर्चा आज के इस सेशन में होने वाली है। तो आप सभी का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करना शुरू किया था और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मैंने आपके साथ बातचीत की थी कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट यानी कि मेजर किया जाता है। और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी की कैलकुलेशन में अल्फा मेथड, बीटा मेथड और गामा मेथड का क्या रोल होता है, इस पर भी मैंने आपके साथ बातचीत की थी। और बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, जैव विविधता का संरक्षण किस तरह से हो सकता है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन दोनों से क्या मीनिंग है ना, इन सभी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने बातचीत की थी। आज के इस सेशन में है ना हम लोग सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं है ना हॉट स्पॉट्स, यानी जिनको क्या कहा जाता है ना तप्त स्थल। तो आखिर क्या मतलब होता है इनका, आइए हम समझते हैं। तो एमपीपीएससी हो या फिर यूपीएससी, हर जगह पर आपके यहां से सवाल प्रीलिम्स में भी आते हैं और साथ ही साथ मेंस में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे है ना उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हॉट स्पॉट्स यानी कि तप्त स्थलों की बात करूं तो आखिर ये हॉट स्पॉट्स होते क्या हैं। तो इट इज अ पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया, यानी कि ये अगर आप देखोगे तो एक टाइप का क्या है, तो इट इज अ डिफाइंड एरिया, मतलब ये ऐसे है ना परिभाषित या फिर ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं है ना जहां पर है ना जहां पर आप ये देखोगे कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंस, यानी कि है ना जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों को ही क्या कहा जाता है, ऐसे क्षेत्रों को ही हम बोलते हैं क्या है ना हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। यानी कि जब भी आपको अगर है ना 2 मार्कर में अगर आपसे सवाल एमपीपीएससी पूछ रहा है कि हॉट स्पॉट्स के बारे में लिखिए, तो आप सीधे सीधे आंसर ये दे सकते हैं कि इट इज अ डिफाइंड एरिया वेयर बायोडाइवर्सिटी या फिर वेयर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट, यानी कि ऐसे विशेष स्थल है ना जहां पर सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता हमें देखने को मिलती है या फिर परिलक्षित होती है, ऐसे सभी स्थानों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हॉट स्पॉट्स यानी कि इन्हीं को तप्त स्थल कहा जाता है। और मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी से मतलब यह है कि आप जानते हो कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया में जो भी लिविंग्स यानी कि जीव रहते हैं है ना, उन लिविंग्स में वैरायटी यानी कि उनमें जो विविधता है ना, ये कितनी है ना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जहां पर भी बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग्स यानी कि जीवों में आपको काफी आपको क्या देखने को मिलेगा, वैरायटी देखने को मिलती है, ऐसे जगहों को ही क्या कहा जाता है, ऐसे जगहों को ही हम लोग हॉट स्पॉट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इन्हीं को हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। अब अगर हम हॉट स्पॉट्स की बात करते हैं, सो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन मेयर्स, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सो कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मन मेयर्स, यानी कि ये जो हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है ना, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसे इंट्रोड्यूस किया है नॉर्मन मेयर्स ने, है ना। और ये जो नॉर्मन मेयर्स साहब हैं है ना, ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ब्रिटेन के थे है ना। और इन्होंने ही 1988 यानी 1988 में है ना सबसे पहली बार इन्होंने हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। और उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा क्षेत्र, कोई भी
ऐसा डिफाइंड एरिया है ना जहां पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है ना अत्यधिक पाई जाती है, जहां पर लिविंग्स में वैरायटी या फिर आपको डिफरेंसेस खूब सारे देखने को मिलते हैं, ऐसे जगहों को ही क्या कहा जाता है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट्स है ना। इन्हीं को क्या बोला जाता है, तप्त स्थल कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज के समय पर आप देखिए है ना, एट प्रेजेंट ऐसा कहते हैं कि आज के समय पर है ना जो नंबर ऑफ है ना हॉट स्पॉट्स हैं यानी कि दुनिया में है ना वो कितने देखने को मिलते हैं, तो नंबर ऑफ जो हॉट स्पॉट्स हैं यानी वर्तमान समय में है ना वैश्विक स्तर पर जो तप्त स्थलों की संख्या है ना इन द वर्ल्ड, वो हमें कितनी देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है 36, यानी कि कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर है ना आज के समय पर 36 है ना हमें तप्त स्थल देखने को मिलते हैं। तो हॉट स्पॉट सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे एरिया हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी है ना मैक्सिमम यानी बहुत ज्यादा होगी है ना। इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, नॉर्मन मेयर्स ने। कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1988 के समय पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और आज के समय पर दुनिया भर में कितने हॉट स्पॉट्स हैं, तो देयर आर अप्रॉक्स 36 हॉट स्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में है ना, जब हम बात करते हैं इंडिया में है ना, इंडिया में अगर हम देखें तो जो इस समय पर हॉट स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं है ना इंडिया में इनकी संख्या कितनी है, सो देयर आर 4 हॉट स्पॉट्स। यानी कि भारत में अगर आप देखो तो कुल हॉट स्पॉट्स की संख्या यानी तप्त स्थलों की संख्या कितनी है, 4 है। कितने हैं हॉट स्पॉट्स इंडिया में, 4 हैं है ना। और इन 4 हॉट स्पॉट्स में अगर आप पाएंगे तो जो पहले नंबर का हॉट स्पॉट है इसको बोला जाता है हिमालयन रीजन। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहा जाता है हिमालयन रीजन। यानी हिंदी में अगर आप लिखें तो इसे बोला जाता है हिमालय क्षेत्र। यानी कि एक तो भारत में जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता आपको अत्यधिक देखने को मिलती है ना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो दूसरा एरिया है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है इंडो बर्मा रीजन। क्या बोलते हैं इसको है ना, इसे हम लोग बोलते हैं इंडो बर्मा रीजन। और इसे अगर आप हिंदी में लिखिए तो ऐसे ही लिखेंगे कि इंडो बर्मा जो क्षेत्र है ना वो भी क्या है भारत में एक है ना हॉट स्पॉट है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पर है ना जो आ जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट बोले तो है ना इसे हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, इसे बोला जाता है पश्चिमी घाट। और वहीं पर अगर हम फोर्थ यानी कि चौथे नंबर पर अगर बात करेंगे तो फोर्थ नंबर पर जो हॉट स्पॉट आता है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है सुंडालैंड है ना। और ये जो सुंडालैंड है ना ये भी इंडिया का एक है ना इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट है। तो सबसे पहले तो हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहां से क्वेश्चन है ना अक्सर आपसे पूछता हुआ है ना वो है ना, चाहे आप यूपीएससी दीजिए या फिर आप स्टेट पीसीएस, आपको हर जगह क्वेश्चन दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने बात की यहां पर हॉटस्पॉट्स पर है ना, देन उसके बाद बताया कि कितने हॉट स्पॉट्स हैं, तो देयर आर 36 हॉट स्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, so India has 4 hot spots. First is Himalayan region, second is Indo-Burma region, third is Western Ghat and fourth is Sunda land. तो 4 हैं यहाँ पर इंडिया में है ना। अगर आप इनको मैप पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए तो मैप आपको कुछ क्या बता रही है ना। यहाँ पर 2 मैप मैंने ऐड किए हैं है ना, जिनके थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि भारत में ये 4 हॉट स्पॉट्स कहां कहां पर हैं। तो सबसे ऊपर के मैप को अगर आप देखिए तो ऊपर का मैप देखने पर आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये है हिमालयन रीजन। कौन सा रीजन है ये है हिमालयन रीजन है ना। ये भारत का हिमालयी क्षेत्र है। और आप सभी जानते हैं कि जो हिमालय है ना वो तकरीबन 2500 किलोमीटर तक लंबा है। कितना लंबा है, 2500 किलोमीटर। और कहते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट है ना, दुनिया में है ना जितने भी माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं उनमें हिमालय
है ना ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट है ना एक्सपांड होने वाली यानी विस्तारित होने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। वैसे तो आप सबको पता है कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका में है। लेकिन साउथ अमेरिका में लोकेटेड एंडीज कैसी है, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट है ना, इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। एंड एज वेल एज हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और इतनी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुणों की वजह से हिमालय में काफी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है, क्योंकि बड़ा एरिया है तो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, है ना। कहीं पर कुछ प्रजातियां तो कहीं पर कुछ प्रजातियां, है ना, कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ, यानी यही जो है ये चलता रहेगा। और दूसरा जब हम देखते हैं तो जो दूसरा रीजन आप लोग देख पा रहे हैं, ये दूसरा रीजन कहलाता है इंडो बर्मा। क्या कहते हैं इसको, है ना, इसको बोला जाता है इंडो बर्मा रीजन, है ना। इंडो बर्मा रीजन में कौन सा क्षेत्र आता है, तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है ना। और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ ये जो म्यांमार का क्षेत्र यहां पर लगा हुआ है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है इंडो बर्मा रीजन। क्या बोलते हैं यहां पर, इंडो बर्मा रीजन कहते हैं। और आप सबने ज्योग्राफी में अगर पढ़ा होगा तो ज्योग्राफी में एक चीज आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो है ना, ये कहां से शुरू होता है, नंगा पर्वत से। कहां से, नंगा पर्वत, जो कि है ना श्रीनगर से थोड़ा नॉर्थ यानी कि उत्तर में है ना। और नंगा पर्वत से शुरू होकर ये भारत की अगर बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक आता है। कहां तक आता है, नामचा बरवा तक। और नामचा बरवा तक आने के बाद फिर हिमालय क्या होता है, दो शाखाओं में बट जाता है ना, दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है ना, जिसकी एक ब्रांच कटकर इधर म्यांमार में चली जाती है। और जो ब्रांच उसकी म्यांमार में जाती है उसी को हम लोग कहते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं उसको, अराकान योमा, है ना। और दूसरी ब्रांच उसकी कटकर भारत के, है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इन्हीं में आकर फैल जाती है। तो अलग अलग स्टेट में उसी हिमालय को अलग अलग फिर नाम दिया जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखें आप तो अरुणाचल प्रदेश में उसी को पटकोई बूम बोल देंगे, है ना। फिर नागालैंड में नागा की पहाड़ियां कह देंगे, है ना। फिर उसके बाद जब मणिपुर में आएगी तो मणिपुर हिल्स, या फिर है ना उसी को हम लोग लामाटोल हिल्स भी कह देते हैं। और जब ये मिजोरम में आएगी तो इसे मिजो हिल्स कह दिया जाता है। यानी कि जो हिमालय है ये बहुत बड़ा है ना। और हिमालय यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्र ये हिमालय बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन जहां से हिमालय दो हिस्सों में टूट रहा है ना, बट रहा है ना, वहां पर भी तो जंगल या वन बहुत अधिक है। और वो जंगल या वन भारत और म्यांमार दोनों तरफ बटे हुए हैं, तो इसीलिए वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो इस रीजन को अलग से नाम दे दिया गया इंडो बर्मा रीजन, है ना। और अराकान योमा यही ब्रांच है जो आगे चलकर, पता है, अराकान योमा भी मान नहीं रही, अराकान योमा भी आगे बढ़ती जा रही है। और अराकान योमा जाकर बंगाल की खाड़ी में जगह जगह पर डूबती है, जगह जगह पर निकलती है। और वही अराकान योमा का भाग है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कोई अलग से नहीं बना है, अंडमान निकोबार इज द पार्ट ऑफ हिमालय, ये हिमालय का हिस्सा है। और हिमालय में किसका भाग है ये, तो ये अराकान योमा श्रृंखला जो म्यांमार की तरफ जाती है उसका पार्ट या हिस्सा हमें देखने को ये है ना मिलता है। तो जब हम भारत में हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं तो भाई दुनिया भर में तो 36 हैं, 36 हैं, लेकिन भारत में कितने हैं, 4 हैं। तो जब हम 4 की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ये क्या है, हिमालय रीजन, और जो ये भारत का नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और यहां पर बर्मा जो है, दोनों को मिलाकर बनता है इंडो बर्मा रीजन, है ना। और फिर उसके बाद यहां पर देखिए कि ये भारत का, है ना, वो हिस्सा है जिसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं इसको, पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुलर इंडिया, है ना। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ना। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब, है ना, प्रायद्वीपीय भारत का क्या मतलब होता है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है ऐसा भारत जो 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से, 3 तरफ से। इधर आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशियन है। और दुनिया का एकमात्र देश हमारा भारत है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम है। आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं दिखेगा,
कि किसी कंट्री के नाम पर किसी ओशियन का नाम है, लेकिन इधर आपको दिखेगा, है ना, वो साउथ चाइना अगर आपने सुना होगा, या फिर अलास्का आपने सुना होगा, वो सब सी हैं, वो सब समुद्र हैं, सागर हैं, वो ओशियन नहीं है। सागर का मतलब होता है पानी का छोटा क्षेत्र, और ओशियन का मतलब होता है पानी का बड़ा क्षेत्र, है ना, जिसको हम लोग महासागर कहते हैं। तो इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी ओशियन का नाम है। तो इधर आप देखिए अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है हमारा इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। और है ना, यहीं पर जब आप इधर वेस्ट की तरफ आओगे, तो इसी वेस्ट की तरफ क्या है कि यहां पर ना, है ना, पहाड़ियों की एक श्रृंखला बनी हुई है ना, जैसे इधर हिमालय है ना, वैसे ही इधर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, इधर भी है, इधर भी है। तो जो इधर पहाड़ियां हैं वेस्ट की तरफ, इसी को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोला जाता है, अरे क्या, इसी को बोला जाता है वेस्टर्न घाट, इसी को हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। और जो पहाड़ियां इधर मिलेंगी उसे हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट, है ना। लेकिन ईस्टर्न घाट में उतनी डाइवर्सिटी या विविधता नहीं है जितनी कि यहाँ है ना। और जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, प्रीलिम्स में आपके लिए सवाल पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न घाट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न घाट को, है ना, ध्यान रखिएगा, एंट्री ऑफ, है ना, इसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी कि जैव विविधता का प्रवेश द्वार, है ना। भारत में जैव विविधता के प्रवेश द्वार के नाम से कौन फेमस है? तो वो है पश्चिमी घाट, है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर से आ रहा है तो डाइवर्सिटी सबसे पहले यहीं से उसको देखने को मिल जाएगी। और पश्चिमी घाट ऐसा है जहां पर कहते हैं कि भाई फूलों में प्रजातियां हैं, है ना, जहां पर अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, है ना। फ्लावर्स के साथ साथ जहां पर आपको बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों की प्रजातियां मिल जाती हैं, आपको छिपकलियों की प्रजातियां मिल जाती है ना, बहुत सारी। और इसीलिए कहते हैं कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है, बहुत ज्यादा है ना। और ये इंडिया का एक इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो चौथा हिस्सा आपको दिख रहा है, इस चौथे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है पूरा का पूरा सुंडालैंड। क्या है इधर? इधर आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है सुंडालैंड, है ना। और ये जो सुंडालैंड है ना, इस सुंडालैंड के अंतर्गत आप देखोगे तो कई सारे रीजन इसमें आते हैं, है ना। अंडमान निकोबार तो आता ही है। अरे कौन आता है अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार इट इज अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, और जहां पर 500 से अधिक द्वीपों का समूह है ना। ऊपर वाले जो ये आइसलैंड दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं अंडमान, है ना। और नीचे वाले जो आपको आइसलैंड दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं निकोबार, है ना। ऊपर में आपको 4 बड़े दिखेंगे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, है ना। और जब आप निकोबार की तरफ आओगे 3 बड़े आइसलैंड मिलेंगे, जिनमें से कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। और उसी ग्रेट निकोबार में आप सबने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट है, विच इज द मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट ये है कहां पर? वो है ग्रेट निकोबार में, है ना। तो ये जो पूरा अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, और इसी अंडमान निकोबार के ठीक नीचे, अगर मैं यहां पर गलत नहीं हूं तो यहां पर इंडोनेशिया आएगा, है ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये इंडोनेशिया के साथ साथ यहीं पर मलेशिया पड़ता है। तो ये जो पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया और अंडमान निकोबार वाला एरिया है, ये सब मिलकर बनाते हैं सुंडालैंड। क्या बनाते हैं? यहीं पर बनाते हैं ये सुंडालैंड, है ना। और ये सुंडालैंड जाना जाता है एक फूल के लिए, रेफ्लेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है, द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, रेफ्लेशिया। और जो रेफ्लेशिया है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? व्हाट डू यू मीन बाय हॉट स्पॉट? सो हॉट स्पॉट मीन्स इट इज अ डिफाइंड एरिया वेयर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट, है ना। और टोटल अभी कितने हैं वर्ल्ड वाइड? 36। और इंडिया में कितने हैं? ये 4 हैं। और इंडिया में 4 कौन कौन से हैं? तो चारों को आप डायग्राम पर समझ पाए, है ना। एक रीजन कौन सा है? हिमालय, है ना। और दूसरा फिर कौन सा हो गया? इंडो बर्मा, है ना। तीसरा कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट। एंड फोर्थ इज सुंडालैंड, है ना। ये चौथा रीजन है।
है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए डायग्राम में कुछ समझाया गया है ना। जैसे ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, पूरा देखिए हिमालय। ये वाला कौन सा है, इंडो बर्मा। ये वाला कौन सा है, वेस्टर्न घाट। और ये वाला जो आपको पूरा एरिया यहाँ पर दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, सुंडा लैंड कहलाता है। तो आई होप आपको पूरी जो कहानी है ना हॉट स्पॉट से रिलेटेड अभी तक आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब उसके बाद जरा ध्यान से कुछ बातों को यहाँ पर और समझिएगा, है ना। क्या समझना है आपको, समझना ये है, कुछ तो समझना है। तो क्या समझना है, कुछ तो समझेंगे। कुछ क्या समझेंगे कि जब भी हॉट स्पॉट्स बनते हैं तो हॉट स्पॉट्स के लिए कंडीशंस क्या क्या होते हैं। कंडीशंस फॉर हॉट स्पॉट्स, क्या किसी भी जगह को हॉट स्पॉट्स ऐसे बना दिया जाता है क्या, नहीं, ऐसे तो नहीं बनाया जाएगा, है ना। तो कंडीशंस क्या है हॉट स्पॉट्स के लिए, तप्त स्थल किन्हें बोला जाएगा, है ना, उसको समझना है। और हॉट स्पॉट्स यानी तप्त स्थलों के जो कंडीशन है वो होती क्या क्या है। तो एक कंडीशन ये होती है कि शुड प्रेजेंट, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन या फिर एरिया की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन या एरिया में, है ना, शुड प्रेजेंट 1500 प्लस एंडेमिक स्पीसीज। यानी कि पहली प्राथमिकता, पहली जो कंडीशन, पहली शर्त यह है कि किसी भी स्थान में कम से कम 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां मौजूद होनी चाहिए, है ना भाई। हर किसी भी जगह को हॉट स्पॉट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, है ना। हॉट स्पॉट अगर हर जगह को डिक्लेयर कर देंगे दुनिया भर में 36 ही नहीं रहेंगे, ये बहुत बन जाएंगे और हर कोई चला आएगा, बोले हमको भी हॉट स्पॉट बना दो, हम भी तप्त स्थल हैं, जंगल तो हमारे यहाँ भी है। और मध्य प्रदेश तो पहले ही पहुंच जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा वन तो हमारे यहाँ पर है और हमारे यहाँ बनाओ हॉट स्पॉट। ऐसा नहीं होता है। क्या कंडीशन है कि रीजन और एरिया शुड हैव एटलीस्ट 1500 प्लस एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए कम से कम, है ना। एंडेमिक स्पीसीज मींस व्हाट, स्थानिक प्रजातियां, है ना। या फिर स्थानीय प्रजातियां जो हैं ये कम से कम कितनी होनी चाहिए, अरे बोलिए। तो कम से कम होनी चाहिए यहां पर 1500 प्लस। पहली बात तो ये है ना, ये है पहली कंडीशन। और इनके साथ ये है कि ये ऐसे स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए जो यहीं पर हो और कहीं ना हो, जो यहीं पर हो और कहीं ना हो, उस जगह को बोलते हैं हम। और दूसरी कंडीशन तो और भौकाल है। और दूसरी कंडीशन क्या भौकाल है कि जो भी स्पीसीज हैं, जो भी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का, है ना, लगभग 70% हैबिटेट, यानी उनका जो आवास है ये डिस्ट्रॉय हो गया हो, खत्म हो चुका हो। मतलब ये हॉट स्पॉट इंपॉर्टेंट भी है लेकिन सेंसिटिव जोन भी है ये, है ना। मतलब ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर क्या होता है कि जो प्रजातियां मौजूद होती हैं उनके 70% आवास क्या हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं। ऐसी प्रजातियां जिनके 70% हैबिटेट खत्म हो गए हैं और जो बचे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश लगातार की जाती है। और इसीलिए ऐसे जगहों को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया जाता है ताकि उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन उनको दी जा सके। भाई उनको जीने के लिए क्या चाहिए, है ना, जीने के लिए क्या चाहिए, उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। हमारे यहाँ पर दो टाइप के लोग हैं। एक व्यक्ति ऐसा होगा जब खाना खाने बैठेगा ये मानकर खाएगा कि अब हमें जीवन में कभी नहीं खाना है, एक बार में ऐसा खाएगा कि 2-4 दिन ना भी मिले तो उसका काम चलेगा। और एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जो थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, उसे ये पूरी उम्मीद है कि फिर आगे मिलेगा, है ना। तो कुछ लोग आप देखोगे बाल्टी भर दाल ले लेते हैं, एक बाल्टी दाल होगी, एक कढ़ाई सब्जी होगी और एक कुकर पूरा चावल होगा और 12-15 ठो रोटियां।
और फिर उसके बाद जो लपेटना वो शुरू करेंगे। भाई साहब, ऐसे लोगों का भौकाल। आजकल लोग थोड़ा कम खा रहे हैं, पहले के लोग तो कुछ नहीं था। पहले के लोग इतना लपेट देते थे चलते फिरते। क्यों? हार्ड वर्किंग थे, मेहनत ज्यादा होती थी, तो डाइट भी उनकी उस हिसाब से थी, है ना। और आजकल तो देखिए, पहले तो महिलाएं भी खाती थी, आजकल तो महिलाओं को खाने में शर्म आती है। उनकी थाली में आप देखोगे 2 ही रोटी दिखेगी। वो देखने में एक्चुअली 2 रोटी खा रही हैं, पर ना बनाते समय भी लपेट देती होंगी कुछ। एक दो उस समय लपेट दिया, दूसरों के सामने केवल 2 खाया, बस ये दिखाने के लिए खाना कम खाते हैं, है ना। चालाकी। तो हम लोग आते हैं इधर। तो मैंने ये बोला कि हॉट स्पॉट्स के लिए कंडीशन यानी कि जो स्थिति होती है वो क्या निर्मित होनी चाहिए। तो एक तो पहली कंडीशन ये है कि भाई किसी भी स्थान पर अगर 1500 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियां मौजूद हैं और ये प्रजातियां वहां की खास विशेषताएं हैं ये, और ज्यादा आपको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलती हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया कि उनके मतलब जो यहाँ पर स्पीसीज या प्रजातियां पाई जाती हैं उनके 70% जो हैबिटेट है वो क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय, है ना। आवास उनके 70% खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट भी हैं और ये सेंसिटिव जोन भी है। इसीलिए कहते हैं कि हॉट स्पॉट्स आर, यानी कि जो तप्त स्थल होते हैं, आर, है ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिफाइंड areas as well as sensitive zone also। यानी कि तप्त स्थल महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के साथ साथ ये संवेदनशील क्षेत्र भी होते हैं, है ना। और ऐसे ही जगहों को क्या बनाया जाता है, हॉट स्पॉट्स बनाया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जो पूरी कहानी हॉट स्पॉट से रिलेटेड थी ये आप लोगों को समझ में आया। और हॉट स्पॉट्स पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। अगर 7 मार्कर में एक सवाल मैं आपको दूं कि आप 7 मार्कर में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए कि भाई हॉट स्पॉट्स क्या हैं, इन पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है ना। तो जब आप हॉट स्पॉट्स को समझाने जाएंगे तो 1 से 2 लाइन में आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना सीधा सीधा होगा कि दुनिया में कितने हैं, भारत में कितने हैं, और एक मैप अगर हो तो साइड में आप बनाकर इंडिया के चारों हॉट स्पॉट्स को आप लोकेट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और हॉट स्पॉट्स की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर आपको मिलेंगे इक्वेटोरियल रीजन में, है ना, जैसे कि अफ्रीका में मिलेंगे, कुछ आपको, है ना, अमेरिका में खासकर जो अमेजॉन बेसिन है ना, अमेजॉन बेसिन के आसपास आपको बहुत हॉट स्पॉट मिलते हैं, शायद सबसे ज्यादा। और ये पूरा रीजन जो है साउथ अमेरिका और अफ्रीका, है ना, इन दोनों जगहों पर सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट्स आपको दिखेंगे। और इसके अलावा फिर जहां जहां पर भी इक्वेटोरियल रीजन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, है ना, वहां पर आपको हॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे। और भारत में आप बात करिए तो ये कहां कहां पर हैं, 4 जगहों पर हैं। और अगर इक्वेटोरियल रीजन नहीं है तो कम से कम ऐसी माउंटेन रेंजेस हों, है ना, जहां पर डाइवर्सिटी बनने की पॉसिबिलिटी या संभावना हो, जैसे कि हिमालय वगैरह है ना। और हर जगह हिमालय जैसा माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला तो नहीं है। और इसीलिए बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर हॉट स्पॉट्स वगैरह आपको देखने को, है ना, कम मिलते हैं। अब उसके बाद एक सवाल जो, है ना, हमारे से पूछा जा सकता है वो क्या होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करने वाले हैं एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई शब्दावली में, जो इस समय पर चर्चा का विषय या मुद्दा बना हुआ है। और इस टर्मिनोलॉजी या शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इससे हम लोग कहते हैं होप स्पॉट्स। और होप स्पॉट्स को बोला जाता है आशा स्थल, है ना। ये हैं होप स्पॉट्स यानी कि आशा स्थल। तो बहुत लोगों ने इन टर्मिनोलॉजीज, हो सकता है इस शब्दावली को सुना भी हो, समझा भी हो, क्योंकि हॉट स्पॉट्स बहुत कॉमन है। हॉट स्पॉट्स तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं, अगर जिसने एनवायरनमेंट जीवन में पढ़ा है ना, या जिसने ज्योग्राफी भी पढ़ा है उसे हॉट स्पॉट का पता होता है। हॉट स्पॉट आजकल ये नया ट्रेंडिंग टर्मिनोलॉजी है जो तेजी से डेवलप हो रहा है।
है ना? तो जब हम हॉप स्पॉट्स की बात करते हैं, अब इनका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से आप यहाँ पर समझिएगा। तो मैं एक इमेज फ्रेम करता हूं, है ना, यहाँ पर। देन उसके बाद आपको जो समझाना है वो मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पर सरल हो जाएगा। तो इमेजेस के थ्रू जब मैं बताऊंगा आपको तो इसे समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। कैसे? समझिएगा। क्या समझेंगे? तो हम वहीं से निकाल लेते हैं इमेज को, है ना, होप स्पॉट्स। और होप स्पॉट्स में, होप स्पॉट्स में ये इमेज हमारे लिए सफिशिएंट रहेगी। इससे आपको पूरी जो कहानी है ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, डिस्कस करते हैं हॉप हॉप स्पॉट्स के बारे में, यानी आशा स्थल ये क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पढ़ते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के दौरान जब हम हॉट स्पॉट्स को समझते हैं तो हॉप स्पॉट्स को भी जानना जरूरी है। और हॉप स्पॉट्स का मतलब क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे पर्टिकुलर एरिया होते हैं, दीज आर पर्टिकुलर रीजंस, these are particular reasons, ये ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं, हिंदी में लिखते हुए चलिएगा, है ना, ये ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं, पर्टिकुलर रीजन, which are surrounded by water, which are surrounded by water, यानी कि जो जल से घिरे होते हैं, सराउंडेड बाय वाटर, और सी यानी कि समुद्र से, एंड वेयर, एंड वेयर, वेयर मरीन डाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, कैन बी कंजर्व्ड, यानी कि ये ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं जो जल से चारों ओर से या समुद्र से चारों ओर से ये घिरे होते हैं, और जहां पर सामुद्रिक जैव विविधता बनने की संभावना अधिक होती है, ऐसे जगहों या ऐसे स्थानों को ही क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट्स कहते हैं। तो जब हमने हॉट स्पॉट्स पढ़ा तो वहां पर क्या हमने डिस्कस किया कि ऐसे पर्टिकुलर एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत है ना। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे हॉप स्पॉट्स के बारे में, यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। और क्या कॉन्सेप्ट है कि दीज आर अ पर्टिकुलर रीजन, ये ऐसे विशेष क्षेत्र होते हैं विच आर सराउंडेड बाय वाटर और सी, यानी कि जो चारों तरफ से समुद्र या फिर जल से क्या हो, घिरे हो, एंड वेयर मरीन बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड, यानी जहां पर मरीन बायोडाइवर्सिटी या सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र या फिर जैव विविधता जहां पर क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, जहां पर उन्हें बचाया जा सकता है। मतलब कि ऐसे जीव, है ना, जिन्हें समुद्र में ही रहना है या समुद्र के आसपास ही रहना पसंद करते हैं, है ना, ऐसे जीवों को बचाने के लिए भाई हमने जमीन की तरफ बचाने के लिए तो हॉट स्पॉट्स बना के रखे हैं, लेकिन जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं, है ना, और वो केवल वहीं पर रह सकते हैं या उसके आसपास पाए जा सकते हैं, अब उनको कैसे बचाया जाए, वहां बायोडाइवर्सिटी को कैसे, है ना, इंप्रूव किया जाए, इसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया होप स्पॉट्स का। और आज के समय पर यानी कि एट प्रेजेंट, यानी कि, है ना, वर्तमान समय पर एट प्रेजेंट देयर आर, यानी कि कुल मिलाकर 140 अप्रॉक्स होप स्पॉट्स, स्पोर्ट्स आर exist in the world, exist in the world, यानी कि आज के समय पर लगभग लगभग कितने होप स्पॉट्स हैं, तो लगभग हैं ये 140, और ये दुनिया भर की मैं बात कर रहा हूं, केवल भारत की नहीं, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, बट इंडिया हैज 2 हॉट स्पॉट होप स्पॉट्स, भारत में 2 होप स्पॉट्स हैं, एक को हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, एंड सेकेंड इज जो दूसरा है, इसी को हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप।
क्योंकि यही दो ऐसे क्षेत्र ही हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हैं और जहां पर समुद्री जीवों को आप बचा सकते हैं। इसके अलावा तो है नहीं। अब कोई बोले नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो यहाँ एमपी में बना लेंगे। अरे तो एमपी में समुद्र कहाँ से ले आओगे? कुछ लोग तो इस डाउट में होंगे कि बड़ा तालाब है ना, बड़ा तालाब समुद्र से कम थोड़ी है। कुछ लोग तो बड़े तालाब में समुद्र समझ के कूद भी पड़ते हैं कि स्नान करके बाहर निकले, किसी ने पूछा कहाँ से नहा के आ रहे हैं? अरब सागर से। तो जब हम होप स्पॉट्स की बात करते हैं, आशा स्थल किसको कहा जाता है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये ऐसे प्लेसेस हैं, है ना, जो चारों तरफ से क्या है, जल से, समुद्र से घिरे हुए हैं और जहां पर सामुद्रिक जैव विविधता को बचाए जाने की पॉसिबिलिटी या संभावनाएं ज्यादा हों। और दुनिया भर में कितने हैं ये? 140 आप इस इमेज में देख सकते हैं। अगर आप इस इमेज में देखिए तो इस इमेज में आपको दुनिया भर में कहां कहां पर होप स्पॉट्स हैं, इनको लोकेट करता हुआ यहां पर दिखाया गया है ना। और जब आप यहां पर देखोगे ना, तो होप स्पॉट्स में सबसे बड़ा जो होप स्पॉट माना जाता है एक तरीके से, जो बहुत फेमस है, आपने नाम भी सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के अगर ईस्टर्न पार्ट में देखिए, यहां ग्रेट बैरियर रीफ है। अरे क्या है, यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिल रही है। अरे मिल रही है ना। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये बैरियर रीफ क्या है? ये जो विशालतम प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ये क्या है? तो ये मूंगा नामक जीवों से मिलकर बनी है ये बैरियर रीफ। ये मूंगा यानी कि कोरल नाम के समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। कोरल, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, समुद्र में बहुत सारे जीव होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो एक जीव पाए जाते हैं जिनको हम लोग कोरल कहते हैं, जिन्हें मूंगा कहा जाता है। और उनके साथ एक चीज होती है कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उन्हें एवरेज टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री के आसपास। और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो वो कोरल जो होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। और जब वो मरते हैं तो उनकी जो बाहरी आउटर लेयर जो होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और वही कैल्शियम कार्बोनेट सारे कोरल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो जम जाते हैं, पता। और वो ऐसे जमेंगे कि बहुत ही बड़ी वो चट्टान का रूप ले लेंगे, बहुत कठोर, बहुत कठोर हो जाता है वो। आप बताइए, हमारा जो दांत है, ये दांत का जो ऊपरी लेयर आपको दिखती है बाहर वाली, इसे हम एनामेल कहते हैं। और ये जो एनामेल है, ये हमारे पूरे शरीर, पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये। और सोचिए, ये कैल्शियम एपेटाइट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलकर बनता है ये। और कैल्शियम कार्बोनेट इतना हार्ड, इतना कठोर, हमारे जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की हैं। इतनी आसानी से थोड़ी टूट जाती हैं कि चलते फिरते कहीं टकरा गए, 4 हड्डी बाहर। और इनको मजबूत करने के लिए कैल्शियम की दवाइयां वगैरह भी चलती हैं। अरे चलती हैं, अरे हाँ। तो जब हम लोग बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ग्रेट बैरियर रीफ उसी का एक एग्जांपल है। ये कोरल जीवों से मिलकर बनता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, जो कोरल यानी कि मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर भारत में भी एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोरल जीवों से मिलकर बना है। और वो भी कोरल जो जीव होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिनको आप ज्योग्राफी में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रिंगिंग रीफ होता है एक बैरियर रीफ होता है और एक एटॉल होता है ना। फ्रिंगिंग रीफ का मतलब होता है ऐसे कोरल जीव जो किसी भी तट से लगकर वहीं जम गए हैं। जैसे भारत में मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी, है ना, भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में। यानी भारत से जैसे ही आगे बढ़ेंगे मन्नार की खाड़ी आ जाएगी। श्रीलंका के रूट में जैसे ही चलेंगे मन्नार की खाड़ी में कूद गए, है ना। और एक होता है बैरियर रीफ, जो कि तट से थोड़ा सा दूरी पर डेवलप होता है, जहां कोरल जम जाते हैं। और एक अटॉल होता है जहां पर, है ना, ऐसे कोरल जमते हैं जैसे रिंग बनती है, एक अंगूठी बन जाएगी, ऐसे जम जाते हैं वो। और लक्षद्वीप इसी का एग्जाम्पल है। लक्षद्वीप में आप आइसलैंड देखेंगे, जितने भी आपको द्वीप मिलेंगे सब गोलेकार आकार में, सब गोलेकार आकार में। और लक्षद्वीप हमारा उसी का उदाहरण है। तो आप देखिए, ये दुनिया में 140 हॉप स्पॉट्स दिख रहे हैं,
है ना, 140 हॉट स्पॉट है। जहां पर ये स्टार आपको दिख रहा है, जहां पर ये चमकती हुई लाइटें दिख रही हैं आपको, ये चमकती हुई लाइटें। अब कोई बोलेगा चमकती हुई लाइट, जमीन नहीं देखना है, जमीन नहीं देखना, जमीन की जगह पर ये लाइटों को देखना है। ये सब हॉट स्पॉट्स हैं, और भारत में देखिए यहाँ पर दो हैं, है ना, जिसमें से एक ये अंडमान निकोबार वाला रीजन है ना, और एक यहाँ पर ये क्या है, हमारा लक्षद्वीप वाला रीजन है। उसके ठीक नीचे आप जाएंगे तो ये मालदीव वगैरह फिर अलग हो जाता है। तो भारत में दो हैं, अंडमान निकोबार, और एक कौन सा है, लक्षद्वीप। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं लक्षद्वीप, है ना, और यहां पर मैं आपको लिख देता हूं अंडमान एंड निकोबार। अरे बोलिए। तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ठीक तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने दो बहुत ही बहुमूल्य शब्दावलियों पर चर्चा की है। ये 2 मार्कर के साथ साथ, ये 7 मार्कर के साथ साथ, ये बड़े प्रश्नों के लिए भी ये जरूरी है ना। और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग के समय पर आप इनका कई जगह पर आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो ऐसे राइटिंग में अगर पर्यावरण पर आधारित कोई ऐसे पूछा जाता है तो जब भी आप वहां समझाएंगे कि जीवों को बचाने के लिए दुनिया भर में प्रयास किया जा रहा है, तो लिखना पड़ेगा ना क्या प्रयास किया जा रहा है। तो वहां हॉट स्पॉट्स और होप स्पॉट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो आपको अपना आंसर इफेक्टिव बनाना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको चाहिए होगी, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट आप इस तरह के कंटेंट से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉप स्पॉट्स का क्या मतलब होता है समझ गए आप। दुनिया भर में 140 के लगभग हैं, और भारत में लगभग कितने दिख रहे हैं अपन को, ये दो यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब उसके बाद आखिरी टर्मिनोलॉजी जो मैं आज आपको समझा रहा हूं, यहां से बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है ना। और जो आखिरी टर्मिनोलॉजी है ना मैं आपको समझाने जा रही हूं, है ना, वो डाइवर्सिटी क्या है ना, वो टर्मिनोलॉजी है यहां पर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, यानी कि जैव विविधता, जैव विविधता प्रवणता, बायो डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, या जैव विविधता प्रवणता। अब इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में ही हॉट स्पॉट्स एंड होप स्पॉट को 1 मिनट बस रिवाइज करिए, हम जल ग्रहण करके, और इस मुद्दे को फिर से समझेंगे। तो जल्दी से एक बार देखिए कि हमने हॉट स्पॉट, और कोई भी कॉपी नहीं खोलेगा, सब समझिए कि हॉट स्पॉट क्या है और होप स्पॉट क्या है। दोनों को सामने रखिए, क्या क्या सवाल महत्वपूर्ण हैं उनको समझिए। अज्यूम करिए चीजों को, अजम्पशन, कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, लेकिन सोचने के दौरान कल्पना नहीं आनी चाहिए बीच में। आ रही है कल्पना? चलिए, तो अब हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, यानी कि जैव विविधता प्रवणता। अब इस शब्दावली का, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। इस टर्मिनोलॉजी या शब्दावली का मतलब यह है, इट रेफर्स टू अ कंडीशन, यानी बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या है, तो यह एक ऐसी स्थिति है, या यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। बार बार अंग्रेजी में लिख रहा था, है ना, इस बार हिंदी वालों का थोड़ा सम्मान कर लेता हूं, नहीं तो बोलेंगे जब देखो तो छापते रहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, दर्शाता है कि कहीं कहीं पर, है कि कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर
जैव विविधता अत्यधिक, विविधता अत्यधिक, अत्यधिक तो कहीं पर कम प्रदर्शित होती है, कम प्रदर्शित होती है। यानी अगर बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या है, ये एक ऐसी स्थिति को बताता है कि कुछ कुछ जगहों पर आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलेगी और कुछ कुछ जगहों पर आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, है ना। यही जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो गैप है ना, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। इट रेफर्स टू अ कंडीशन, लिखेंगे अंग्रेजी में, इट रेफर्स टू अ condition which shows some areas has enough biodiversity but some not have enough biodiversity but some not have। यानी कि कुछ के पास तो बहुत जैव विविधता है लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट इसी को कहा जाता है। और ये क्यों है ऐसा, तो ऐसा क्यों होता है इसको भी समझिए कि जनरली अगर आप देखेंगे सामान्यतः, तो जनरली आप पाएंगे कि जो इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं, जो रीजन होते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं, है ना, इक्वेटोरियल जो रीजन होते हैं, है ना, यहां पर क्या होता है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में कि सनलाइट यहां पर सफिशिएंट होती है। और सनलाइट सफिशिएंट अगर होगी मतलब सूर्य का प्रकाश अगर यहां पर क्या होगा, अच्छा होगा, सनलाइट सफिशिएंट होगी। और जब सूर्य का प्रकाश सफिशिएंट होगा तो रेनफॉल भी क्या होगी, अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी, रेनफॉल गुड। और अगर रेनफॉल गुड तो इसका मतलब डाइवर्सिटी भी क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा होगी। यानी विविधता यहां पर आपको अधिक देखने को मिलेगी। यानी कि आपको बायोडाइवर्सिटी उन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगी जो है ना भूमध्य रेखा के आसपास होंगे, इक्वेटर के आसपास, है ना। आप सभी जानते हो कि इक्वेटर क्या है। अब आपके मन में सवाल ये आ जाए कि व्हाट इज इक्वेटर, तो आप जानते हो कि अर्थ को समझने के लिए, है ना, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन खींच दी गई है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स व्हाट, 0 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर, है ना। आप जानते हो कि जो है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, इस 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। और जो 23.5 डिग्री यहाँ पर साउथ में है ना, जो 23.5 डिग्री साउथ में है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आप ये भी जानते हो कि हमारी अर्थ जो होती है वो सन के आसपास रिवोल्यूट करती है, उसकी परिक्रमा करती है। देखिए, है ना, दो टर्मिनोलॉजी होती है। एक का मतलब होता है रोटेशन, कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, और एक होता है रिवोल्यूट करती है ना, रिवोल्यूशन करती है। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ का अपनी जगह पर ही घूमना, अपनी एक्सिस पर। और रिवोल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों तरफ घूमना, है ना, परिक्रमा करना, है। और जब हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है ना, तो उस परिक्रमा करने के दौरान, है ना, सूर्य कहीं नहीं जा रहा, सूर्य एक जगह पर है, सूर्य स्टेबल है। बाकी जितने प्लैनेट्स या ग्रह हैं वो सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन करते हैं, सब परिक्रमा करते हैं। तो जब हमारी पृथ्वी परिक्रमा करेगी ना, तो एक बात समझिएगा कि सूर्य की स्थिति यानी जो सन होगा उसकी स्थिति किसी भी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन से बाहर नहीं जाती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन से बाहर नहीं जाएगी। और सेंटर का हिस्सा कौन सा है, इक्वेटर। इसका मतलब है कि जब सन यहां पर होगा, सूर्य का प्रकाश यहां ज्यादा पड़ेगा तो इधर कम पड़ेगा, इधर ज्यादा पड़ेगा तो इधर कम। लेकिन इक्वेटर ऐसी जगह है जो एकदम सेंटर में है, बीच में है, मतलब सूर्य का प्रकाश इस जगह को बराबर मिलता रहेगा। और जहां पर सूर्य का प्रकाश भाई होगा, गर्मी अगर अच्छी है तो भाई वहां पर एवापोरेशन होगा, यानी वाष्पीकरण अच्छा होगा। जो पानी है
है ना, वो वाष्प बनेगा और वाष्प बनकर वो जाकर ऊपर बादल बनेगा और बादल बनने के बाद उसी बादल से बरसात होगी, टिप टिप बरसा पानी, है ना। तो इस तरीके से रेनफॉल होगी और जहां रेनफॉल होगी वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत होगी। भाई जिस जगह पर पानी की कमी नहीं है ना, जहां पर ग्रीनरी पर्याप्त मौजूद है, कोई भी व्यक्ति हो वहां रहना पसंद करेगा ही करेगा, है ना। आप ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करते हैं जहां पर पानी वानी की दिक्कत हो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप देखो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और जो इधर पोलर रीजन वगैरह हैं, है ना, मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहां पर तो सनलाइट ठीक से नहीं पहुंचती, और पोलर रीजन यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, हमारे अर्थ के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल्स, है ना। ये है हमारा नॉर्थ पोल, एनपी मैंने लिख दिया और यहां पर मैंने एसपी लिख दिया। तो एसपी लिख दिया तो इसका मतलब ये पुलिस अधीक्षक नहीं हो गया, है ना। हाँ, और ये इनको कुछ और बना दिया, है ना, नेपाल समझ लिया। तो ये नहीं करना है। देखो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और जो हमारी पृथ्वी का ये पोल है ना, ये ऐसी जगह होती है जहां 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती हैं, सनलाइट ठीक से नहीं पहुंचती। एक बार रात हो गई ना, 6 महीने तक रात चल रही है, एक बार दिन होगा, दिन ही दिन है। हाँ, सो भी नहीं पाएंगे, आप कितने भी थके हो, कैसा भी कर लीजिए, आप 8-10 घंटे से ज्यादा आप सो नहीं पाएंगे, आप उठ ही जाएंगे आप, है ना। साइबेरियन रीजन, साइबेरियन या उसके ऊपर का हिस्सा, जो आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, टुंड्रा क्लाइमेट जहां पाया जाता है, टैगा क्लाइमेट जहां पर पाया जाता है, तो ये जो पूरा क्षेत्र होता है ना, ये पोलर रीजन है। यहां पर क्या है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा ठीक से, तो सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो जगह ये ठंडी होगी, जगह ठंडी होगी इसका मतलब है कि यहाँ पर बर्फ ज्यादा होगी, और बर्फ ज्यादा जब जमी होगी तो वहां पर पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, और पेड़ पौधे नहीं हो, क्या अपन भी रह पाएंगे, अपन भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी क्या होती है, लेस। यहाँ पर आपको विविधता है ना कम देखने को मिलती है। तो व्हाट बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट रिप्रेजेंट, so biodiversity gradient represents the condition where some areas has more biodiversity but some have not। यानी कि कुछ ये ऐसे शब्दावली, ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहां पर अधिक बायोडाइवर्सिटी है, और ऐसी जगह कौन सी जहां पर कम बायोडाइवर्सिटी है। और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पर मिलेगी, तो इक्वेटर रीजन में, जो पृथ्वी के बीचों बीच होंगे ज्यादातर, है ना, उनके आसपास आपको ज्यादा मिलेगा। इसीलिए वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट वगैरह में डाइवर्सिटी आपको बहुत शानदार देखने को मिलती है ना, एज कंपेयर टू इंडो बर्मा या फिर हिमालय वगैरह, है ना। और फिर उसके बाद आप देखिए कहां पर कम मिलेगा, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचता, और प्रकाश कहां नहीं पहुंचता है, पोलर रीजन्स में। ऐसे क्षेत्र होंगे कि एक बार सूर्य का प्रकाश पहुंचा तो फिर लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश ही है, और नहीं गया तो फिर नहीं गया, साफ खत्म। तो डाइवर्सिटी वहां पर स्टेबल नहीं रह पाएगी। आई होप आप सब लोगों को बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको पूरे के पूरे समझ में आए होंगे, और ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है ना। आपको एक प्रश्न लिखकर आपको रखना है, लिखना है क्या, कि आपको हॉट स्पॉट्स पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। आपको हॉट स्पॉट्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मैं क्वेश्चंस यहां पर आपको दे रहा हूं, आप प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में राइट शॉर्ट नोट ऑन हॉट स्पॉट्स, यानी तप्त स्थलों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 7 मार्क्स, 7 मार्कर है ये, 7 अंकों में इसका उत्तर आपको देना है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज होप स्पॉट्स, होप स्पॉट्स क्या हैं, स्पॉट्स, एंड व्हाई दे आर वाइटल। यानी कि आशा स्थल क्या है और यह आवश्यक क्यों है। 7 मार्क्स, ये भी 7 मार्क
और अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट? डाइवर्सिटी ग्रेडियंट, 7 मार्क्स। ये तीनों प्रश्न आपको 7 अंकों के हिसाब से लिखना है ना? कौन कौन से हॉट स्पॉट्स, हॉप स्पॉट्स, और एक कौन सा लिखना है, जैव विविधता प्रवणता क्या है, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या है ना? देखिए, अभी मैंने इन पर सवाल बहुत सीधे सीधे आपको दिए हैं, है ना? और इनको अगर आपने लिख लिया, तब मैं अब आपको जो अगले सवाल दूंगा इसी चैप्टर पर वो घुमा के फिरा के दूंगा, और स्टेटमेंट टाइप भी मैं दे सकता हूं, है ना? जैसे मैं एक सवाल दे दूंगा कि तप्त स्थलों में हर एक प्राणी रहना चाहता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। एवरी लिविंग ट्राई टू मेक देयर हैबिटेट और रेसिडेंट इन हॉट स्पॉट्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ऐसे प्रश्नों करने के लिए पहले आपको अच्छे से बेसिक पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझने होंगे। तो आप पहले सीधा सीधा लिखिए, फिर मैं बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, शुरू कहां करना है, खत्म कहां करना है। ठीक है? अभी आप लिखकर मुझे भेजेंगे। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, है ना, धैर्य, अटेंशन सब कुछ बनाए रखा, है ना? इन प्रश्नों को लिखिए, जहां पर डाउट्स आए आप पूछते रहिएगा। जुड़े रहिए उड़ान अकेडमी के साथ, सीखते और समझते रहिए और खूब पढ़ते रहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इतने बड़े सिलेबस और इतने दबाव के बीच में लगातार हंसते और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।